एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया को भूखमरी की वजह से लो क्वालिटी अनाज इंपोर्ट कराना पड़ रहा था। आखिर क्यों इंदिरा गांधी जी को घंटों तक यूएस के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि हमें अनाज दे दो? आखिर क्यों हरित क्रांति लाना एक जरूरत बन गई थी इंडिया की? आखिर वो क्या रीजन है कि अमेरिका इंडिया के डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट के पीछे ही पड़ गया है और बार बार 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है? आखिर क्यों इंडिया अपना डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट दूसरे देशों के लिए नहीं खोल रहा है? और वो क्या रीजन है कि अमेरिका के एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट इतने सस्ते बिकते हैं? जय श्री राम दोस्तों, देखो 1954 में अमेरिका PL 480 एक्ट लाया था। तब वो अपना लो क्वालिटी अनाज एक्सपोर्ट कर रहा था। तब इंडिया में अनाज की बहुत ज्यादा कमी थी, लोगों को खाने को तक नहीं मिल रहा था। तब 29 अगस्त 1956 में इंडिया गवर्नमेंट ने PL 480 एक्ट पर साइन किए थे और जो अनाज था वो हम यूएसए से मंगवा रहे थे। यह अनाज जो यूएसए भेज रहा था वो बहुत ही लो क्वालिटी का था और ये लेना हमारी मजबूरी बन गई थी क्योंकि यह सस्ता पड़ रहा था और लोग ये खरीद भी रहे थे, जिसकी वजह से इंडियन फार्मर को नुकसान हो रहा था। यूएसए हमारी इसी मजबूरी का फायदा उठाता था और अनाज दूरी से बेचता था। तब इंदिरा गांधी जी को यूएसए के प्रेसिडेंट से घंटों रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि हमें अनाज दे दो और यह बार बार होने लगा था। तब उन्होंने यह डिसीजन लिया कि इंडिया अपने फूड के ऊपर किसी और देश पर डिपेंड नहीं रहेगा। तब इंदिरा गांधी जी ने ICAR से कांटेक्ट किया और साइंटिस्ट को जो प्रॉब्लम अभी चल रही थी वो सारी चीजें एक्सप्लेन की। तब उन्होंने 1966 और 67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। अब समझते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। जब यह सब चल रहा था तब एक नाम बहुत हाईलाइट हुआ था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन सर, जिनको इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसमें रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो ज्यादा प्रोडक्शन दे वो सीड बनाए और बांटे और साइंटिफिक फार्मिंग की शुरुआत हुई, क्योंकि इंडिया को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनना था। क्यों अमेरिका बार बार इंडिया के एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट के पीछे पड़ा है और धमकी दे रहा है कि अगर नहीं खोला तो 500% टैरिफ लगा देगा? देखो, चाइना अब अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे फ्रूट, नट, अनाज यूएसए से ना लेकर ब्राजील से लेने लगा है, जिससे अमेरिका के फार्मर को भारी लॉस हुआ है। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए यूएसए ने अपने फार्मर को $28 बिलियन का कंपनसेशन दिया है और GDP 0.04% की रेट से गिरी भी है। तो यूएसए को चाइना का अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना है जहां वो अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट बेच सके, इसलिए वो इंडिया के इतना पीछे पड़ा है। अब सबसे जरूरी बात, इंडिया को क्या क्या दिक्कत आएगी अगर वो एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट यूएसए के लिए खोल देता है? तो यूएसए के फार्मर को कॉस्ट कम आती है प्रोडक्शन करने के लिए। इसको अपन सिंपल एग्जांपल से समझे तो जैसे गेहूं उधर 1400 से 1600 रुपए क्विंटल के बीच बिकता है और इंडिया में गेहूं की MSP रेट ही 2425 रुपए है। और अगर सोयाबीन को लेके बात करें तो यूएसए में सोयाबीन 3000 से 3200 रुपए क्विंटल बिकती है और इंडिया में सोयाबीन की MSP रेट 5326 है। अब तीसरी चीज मक्का पर बात कर ले तो मक्का यूएसए में 1600 से 1700 रुपए क्विंटल बिकती है और इंडिया में 2400 रुपए MSP रेट है। अगर हम यूएसए से इंपोर्ट कराते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा और लोग वही खरीदेंगे, जिससे हमारे जो लोकल फार्मर हैं उनको बहुत भारी नुकसान होगा और बाद में वह उगाना बंद कर देंगे। अब डेयरी सेक्टर में समझते हैं, 8 करोड़ फार्मर फैमिली डेयरी पर डिपेंडेंट है और जो इंडिया में दूध की प्राइस है वो 55 से 60 रुपए है और अगर हम डेयरी प्रोडक्ट भी यूएसए से इंपोर्ट कराते हैं तो वो दूध हमें पड़ेगा 30 से 35 रुपए पर लीटर। और अगर यूएसए के डेयरी प्रोडक्ट इंडिया आए तो इंडियन फार्मर को बहुत ही भारी लॉस से गुजरना पड़ेगा। अब एक कॉमन सवाल जो आप सभी के मन में आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका को अनाज और दूध के प्रोडक्ट इतने सस्ते पड़ कैसे रहे हैं? देखो, यूएसए में एडवांस लेवल की मशीन, फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज होता है और यूएसए गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है, तो उनको पता है कि सब्सिडी क्या है, कैसे लेनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है। और यही चीज डेयरी सेक्टर में देखे तो यूएसए के फार्मर केटल और काऊ को ब्लड मिल और बोन मिल अपने चारे के साथ मिला के खिलाते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो और BST हार्मोन भी इंजेक्ट करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।